नमस्कार, न्यूज 18 राजस्थान देख रहे हैं आप। 20 मिनट 20 खबर में आप सभी का स्वागत है। इस बुलेटिन में मैं हूं आपके साथ हेमंत कुमार। बुलेटिन में हम आपको प्रदेश से लेकर के देश के अलग अलग हिस्सों की खबर दिखाएंगे, साथ ही आपको यह भी बताएंगे कि दुनिया भर में आखिर क्या कुछ चल रहा है। तो चलिए शुरू करते हैं 20 मिनट में 20 खबरों का सिलसिला। सबसे पहले खबर अपने प्रदेश राजस्थान की। मकर संक्रांति के मौके पर स्वर्ण नगरी जैसलमेर के मंदिरों में भगवान से बेहतर जिंदगी का आशीर्वाद लेने के लिए भक्तों का तांता लगा रहा। यहाँ लोगों ने दिन की शुरुआत भगवान की पूजा अर्चना से की। हालांकि इस साल मंदिरों में कोरोना संक्रमण का असर साफ साफ नजर आया। पहले की तरह ना तो मंदिरों में भीड़ नजर आई और ना दान पुण्य के लिए लोग पहले की तरह घरों से बाहर निकले। दान पुण्य का आज का दिन है। आज काफी लोग अपने दान पुण्य करते हैं मंदिरों में, इधर उधर मंदिर में भी दान करते हैं और इधर उधर ब्राह्मणों को और अपने रिश्तेदारों में जो बहन बेटियां होती है उनको भी दान दिया। सूर्य के उत्तरायण में आने के मौके पर मनाए जाने वाले पर्व मकर संक्रांति पर दान पुण्य का खास महत्व है और हर कोई अपने हिसाब से मंदिर से लेकर जरूरतमंदों को दान करते हैं। हमारी बहन है उसको कुछ देना हो या फिर मंदिर में कुछ चढ़ाना हो या फिर आज बहुत अच्छा दिन है। मकर संक्रांति के मौके पर दान पुण्य के साथ साथ गायों को हरा चारा खिलाने की भी खास परंपरा है। इसी वजह से प्रदेश के अलग अलग हिस्सों में लोगों ने गायों को हरा चारा खिलाया। दौसा से आई इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस कदर लोग गौशाला की दीवार के पास गायों को अपने हाथों से हरा चारा खिलाने में लगे हैं। बताया जा रहा है कि यहाँ अहले सुबह से ही चारा खिलाने के लिए लोग पहुँचने लगे थे। गौशाला के साथ साथ दौसा में लोगों ने सड़क पर घूमने वाली गायों को भी हरा चारा और खाना खिलाया। दौसा की तरह श्री गंगानगर में भी लोगों ने मकर संक्रांति के मौके पर गायों और दूसरे जानवरों को हरा चारा खिलाया। यहाँ भी अल सुबह से ही गौशालाओं में गायों को हरा चारा खिलाने वालों की भीड़ लगी रही। यहाँ भी बेसहारा गायों को लोगों ने हरा चारा और घर में बना खाना खिलाया। मकर संक्रांति पर हर साल की तरह इस साल भी सीकर के आसमान में पतंगों का दंगल नजर आया। अलग अलग रंग और आकार की पतंगों ने जब आसमान में परवास शुरू किया तो ऐसा लगा जैसे आसमान में असंख्य रंग बिरंगे पक्षी उड़ान भर रहे हों। एक दूसरे से ऊंचा उड़ने की होड़, एक दूसरे को काट लेने का जोश हर पतंग में नजर आया। आसमान में हो रही इस जंग में कब कौन कटा, कौन कितनी देर तक टिका रहा, सबकी नजर इसी बात पर टिकी रही। लेकिन ये सब याद रखने की किसी को फुर्सत कहाँ थी। एक कटी तो उसकी जगह दूसरी और दूसरी कटी तो उसकी जगह तीसरी और चौथी ने ले ली। संगीत की धुन पर पतंगबाजी, यही तो सीकर की पहचान है। यही तो मकर संक्रांति के पर्व का वो खास पल है जिसके लिए लोग साल भर इंतजार करते हैं और जब मौका आता है तो पतंग लिए छतों और खुली जगहों पर पहुंच जाते हैं। यूं तो इस बार कोरोना की वजह से पतंगबाजी को लेकर कई तरह के निर्देश जारी किए गए हैं, लेकिन पतंगबाजी के दीवानों ने उन नियमों के बंधन में भी पतंगबाजी के खूब मजे उड़ाए। थोड़ी देर पहले तक जो लोग ठंड से ठिठुर रहे थे, कंबल मिल जाने से राहत की सांस ले रहे हैं और उन लोगों को धन्यवाद कर रहे हैं जिन्होंने इस सर्दी में इनकी मदद की है। कंबल ओढ़कर बैठे ये लोग उदयपुर में फुटपाथ पर रहने वाले हैं। इनमें दिहाड़ी मजदूरों के साथ साथ वो लोग भी शामिल हैं जिनके पास रहने का कोई पक्का ठिकाना नहीं है। सर्दी के इस मौसम में खुले आसमान के नीचे रहने वाले इन लोगों के लिए रात काटना मुश्किल हो जाता है। ऐसे में भव्य भारत सेना की ओर से इन लोगों को कंबल बांटे गए हैं। नाम राजेश माली है, मैं चित्तौड़ से हूँ। ये जो भी संस्था है जो कंबल पर बांट रहे हैं इसके आभारी है हम, और हम इससे बहुत अच्छी है ना, इसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। जिनकी आवश्यकता है उन्हीं को आनंद है। कंबल बांटने वाले भव्य भारत सेना की ओर से कहा जा रहा है कि अगले 7 दिनों तक शहर के अलग अलग इलाकों में इसी तरह जरूरतमंद लोगों को कंबल बांटे जाएंगे। अद्भुत है ये तस्वीर। एक माँ और 2 बच्चे हैं। न माँ को कोई फर्क पड़ रहा है कि वो किसे अपना दूध पिला रही है और न बच्चे को कोई फर्क पड़ रहा है कि वो किससे अमृत ले रही है। यूं तो इन दोनों जीवों की दुश्मनी सदियों पुरानी है। एक की प्रवृत्ति सामान्य तौर पर काटने की है तो दूसरे की प्रवृत्ति किसी को नुकसान न पहुंचाने की। एक दूसरे को देखकर हमेशा भौंकता रहता है तो दूसरा उससे जान छुड़ाने की कोशिश में हमेशा भागता रहता है। लेकिन आज दोनों ने अपनी सामान्य प्रवृत्ति छोड़ दी है। असामान्य परिस्थितियों में दोनों इतने करीब आ गए हैं कि इनमें अलग अलग जातियों का धर्म मिट गया है। माँ अपने माँ होने का फर्ज निभा रही है तो बच्चे अपनी नादानियत का बखूबी परिचय दे रहे हैं
और इन सब के बीच दोनों बच्चों की असली माँ उन्हें दुलार रही है और अपनी आंखों के सामने अपने बच्चों को किसी और से अमृत लेते कोई विरोध भी नहीं कर रही और ना ही दूसरे से ये कह रही है कि ये तेरी जगह नहीं है, तू तो इसकी माँ नहीं है। ये तस्वीरें हम इंसानों के लिए एक मिसाल हैं जो ये सिखाती हैं कि थोड़े से फायदे के लिए, निहित स्वार्थ के लिए हम एक दूसरे से भेद क्यों करते हैं, क्यों एक दूसरे को नीचा दिखाने और आगे बढ़ने की होड़ में एक दूसरे से लड़ने भिड़ने को तैयार रहते हैं। और चलिए अब देख लेते हैं कुछ अन्य राज्यों की खबरें। हरियाणा के गुरुग्राम में मौजूद एनएसजी कैंपस में कॉन्ट्रैक्ट दिलवाने के नाम पर करोड़ों की ठगी करने वाले पुलिस के हत्थे चढ़ गए हैं। खास बात यह है कि पुलिस ने जिन लोगों को गिरफ्तार किया है उसमें ठगी का मास्टरमाइंड प्रवीण यादव बीएसएफ में डिप्टी कमांडेंट है। प्रवीण यादव के साथ पुलिस ने उसकी पत्नी और बहन को भी गिरफ्तार किया है। एसआईटी का कहना है कि शातिर ठग प्रवीण यादव ने करोड़ों की ठगी को अंजाम दिया है और इसके इस काम में उसकी पत्नी, बहन और जीजा भी शामिल थे। पुलिस के मुताबिक प्रवीण ने करीब 125 करोड़ की ठगी की। ये ठगी एनएसजी कैंपस में कंस्ट्रक्शन का काम दिलवाने के नाम पर की जाती थी। गुरुग्राम पुलिस ने इनके पास से 13 करोड़ 81 लाख रुपए कैश भी बरामद किया है। इसके साथ ही इनके पास से BMW और मर्सिडीज समेत 4 लग्जरी कारें बरामद की हैं। ये सारा फर्जी अकाउंट अपनी बहन जो ऋतुराज एक्सिस बैंक में मैनेजर है उसकी मदद से ये फर्जी अकाउंट खुलवाया और इस तरह से करके उसने 65 करोड़ रुपए की हमारे साथ ठगी की है। उत्तर प्रदेश के मेरठ से एक हैरान करने वाली तस्वीर सामने आई है। वहां हथियारों से लैस 2 बदमाशों ने एक कारोबारी से लाखों की लूटपाट की। इस वारदात का वीडियो कारोबारी के ऑफिस में लगे सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गया। इन तस्वीरों में साफ दिखा कि दोनों बदमाश हाथों में तमंचा लेकर कारोबारी के ऑफिस में घुसे और उन्होंने कारोबारी को डराना शुरू कर दिया। अपनी जान को खतरे में देख वो कारोबारी तुरंत पैसे लेने के लिए दूसरे कमरे में चला गया, लेकिन जब तक वो पैसे लेकर लौटता तब तक दोनों बदमाश काउंटर में रखे लाखों रुपए लेकर वहाँ से फरार होने लगे। व्यापारी ने इस दौरान वहाँ रखा सामान फेंक कर उसे मारने की कोशिश भी की, लेकिन वो नाकाम रहा और लुटेरे कैश लेकर भाग निकले। बताया गया है कि बदमाशों के साथ उनका तीसरा साथी भी मौजूद था, जिसकी मोटरसाइकिल पर बैठकर तीनों वहां से निकले। सीसीटीवी वीडियो के सामने आने के बाद पुलिस ने लूटपाट में शामिल तीनों आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। मध्य प्रदेश के ग्वालियर में राज्य के ऊर्जा मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर ने एक महिला दुकानदार से खुद को थप्पड़ मरवाए। खबर है कि 2 दिन पहले प्रशासन ने वहां की सब्जी मंडी को हटाने के लिए कुछ दुकानदारों पर कार्रवाई की थी, जिस पर वो काफी नाराज थे। दुकानदारों की नाराजगी की जानकारी मिलते ही प्रद्युम्न सिंह तोमर उनका गुस्सा शांत कराने के लिए उनसे मिलने पहुंच गए, लेकिन हैरानी तब हुई जब उन्होंने वहां एक महिला से खुद को थप्पड़ मारने के लिए कह दिया। जरा पिटाई तो कर ले। पिटाई ले महाराज। अरे पिटाई कर ले पहले। अरे एक सुन तो ले, एक ऐसे मार और एक ऐसे मार। अरे छोड़ दो, एक ऐसे पहले ढंग से मार ले, फिर तेरी बात सुनूंगा मैं इत्मीनान से। सरकार के मंत्री से मिले इस भरोसे के बाद गुस्साए दुकानदार शांत हो गए। मेरे ऊपर मेरा हाथ अंगूठा पकड़ लिया था। मध्य प्रदेश के शाजापुर में एक बीजेपी नेता और बिजली कर्मचारियों के बीच झड़प हो गई, जिसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। बताया गया है कि बिजली कर्मचारियों ने उन पर अवैध तरीके से मोटर चलाने और बिजली बिल नहीं चुकाने का आरोप लगाया, जिस पर बीजेपी नेता राम प्रसाद चौधरी बिजली कर्मचारियों से भिड़ गए। सोशल मीडिया पर वायरल हुए वीडियो में वो सड़क किनारे कर्मचारियों के साथ बहस करते दिखाई दिए। इस दौरान उन्होंने बिजली विभाग के कर्मचारियों पर गाली देने और बदतमीजी करने का आरोप भी लगाया। ये हंगामा तब हुआ जब बिजली विभाग के लोगों ने राम प्रसाद चौधरी के खेत से एक अवैध मोटर जब्त कर ली, जिसका पता चलते ही बीजेपी नेता ने उनकी गाड़ी रोक ली। बहस शुरू हुई और फिर थोड़ी ही देर में वहां नौबत हाथापाई तक पहुंच गई। कर्नाटक के मैंगलोर से चौंकाने वाली कुछ तस्वीरें सामने आई हैं। वहां एक पुलिस वाले ने फिल्मी स्टाइल में मोबाइल चोरी के आरोपी को पकड़ लिया। बताया जा रहा है कि राजस्थान के रहने वाले एक मजदूर का फोन छीनकर एक चोर भाग रहा था। वहां मौजूद वरुण नाम के एएसआई की उस मोबाइल चोर पर नजर पड़ गई। फिर क्या था, वरुण उसके पीछे दौड़ पड़ा। चोर तेजी से भाग रहा था और एएसआई वरुण उसके पीछे चीते सा दौड़ रहा था।
टेढ़ी मेढ़ी गलियों, सड़क पर गड्ढे और उसमें भरे पानी और ट्रैफिक से जूझते हुए उस पुलिस वाले ने आरोपी को पकड़ने में अपनी पूरी जान लगा दी। वो उसके पीछे 1 किलोमीटर से ज्यादा दूर तक दौड़ता रहा और आखिरकार उसने उसे धर दबोचा। आरोपी को सड़क पर गिराकर वो पुलिस वाला उसके ऊपर बैठ गया। आरोपी को जैसे ही पुलिस ने पकड़ा तभी कुछ लोग वहां इकट्ठा हो गए, जिन्होंने उस आरोपी को जमीन से उठाकर कसकर पकड़ लिया ताकि वो फिर से वहां से भाग न जाए। फिर शुरू हुई तलाशी। हालांकि आरोपी कभी गर्दन तो कभी हाथ हिलाकर मना करता रहा कि उसके पास कुछ नहीं है, लेकिन उन लोगों ने उसकी जीन्स की जेब से मजदूर का मोबाइल बरामद कर लिया। एएसआई की इस जाबाजी की वहां मौजूद लोगों ने तारीफ की और राजस्थान के मजदूर ने अपने मोबाइल बचाने के लिए उन्हें खास तौर पर शुक्रिया कहा। कर्नाटक के शिवमोगा से एक हैरान करने वाला वीडियो सामने आया है। वहां 11 फीट लंबे किंग कोबरा को पकड़ने में वन विभाग के पसीने छूट गए। दरअसल रेस्क्यू किए जाने से पहले उस कोबरा ने घंटों तक वहां दहशत फैलाई रखी। ये घटना तब हुई जब ये कोबरा कहीं से गांव में घुस आया, जिसकी सूचना मिलते ही वन विभाग की टीम सांप पकड़ने वाले एक एक्सपर्ट के साथ वहां पहुंची। लेकिन इतने बड़े कोबरा को काबू करना कोई बच्चों का खेल नहीं था। 11 फीट लंबा सांप और ऊपर से किंग कोबरा। एक बार तो वन विभाग की टीम भी इसे देखने के बाद सहम गई। रेस्क्यू से पहले एक पेड़ के नीचे एक बड़ा थैला रखा गया, जिसके आगे वाले सिर पर प्लास्टिक का एक पाइप लगाया गया ताकि कोबरा पाइप से होकर उसमें आसानी से जा सके। इसके बाद शुरू हुई कोबरा पर काबू पाने की कोशिश, लेकिन जैसे ही सांप पकड़ने वाले उस एक्सपर्ट ने कोबरा की पूंछ पकड़ी, तभी वो फन फैलाकर उसे डराने के लिए पलटा, लेकिन वो आदमी किसी तरह से बच गया। इसी तरह से कई बार उस कोबरा ने उस पर हमला किया। काफी देर तक उस किंग कोबरा को काबू करने की कोशिश चलती रही। किंग कोबरा कभी आदमी के कमर तक फन फैलाकर खड़ा हो जाता तो कभी उसके ऊपर ऐसे झपटता कि जान ही ले लेगा। हालांकि कई घंटों की कड़ी मेहनत के बाद 11 फीट लंबे उस किंग कोबरा को पकड़ लिया गया, लेकिन जब तक वो पकड़ में नहीं आया था तब तक लोगों की सांसें थमी रहीं। नासिक के एक स्कूल से आई ये तस्वीरें बेहद खास हैं। आप इन तस्वीरों में देख सकते हैं कि किस कदर यहाँ बच्चे दाएं हाथ के साथ साथ बाएं हाथ से भी लिख रहे हैं। इससे भी खास बात यह है कि दोनों हाथों से वो अलग अलग चीजें लिख रहे हैं और दोनों हाथों की हैंड राइटिंग में भी कोई अंतर नहीं है। दोनों हाथों से लिखना कितना मुश्किल है, इसका अंदाजा इस बात से लगा सकते हैं कि दुनिया में 90% लोग दाहिने हाथ से ही लिखते हैं और सिर्फ 10% लोग ही ऐसे हैं जो बाएं हाथ से लिखते हैं और बहुत कम लोग ऐसे हैं जो दोनों हाथों से लिखते हैं। दोनों हाथों से लिखने वालों में लियोनार्डो दा विंची, वैन फ्रैंकलिन, अल्बर्ट आइंस्टीन और हिंदुस्तान के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद शामिल रहे। लिहाजा इन बच्चों की खासियत देख आपको अंदाजा हो गया होगा कि अगर इन्हें सही दिशा और शिक्षा मिली तो इनका भविष्य कितना उज्जवल होगा। गुजरात के राजकोट में आयोजित ये डाक टिकट प्रदर्शनी बेहद खास है और इस प्रदर्शनी की खास बात यह है कि यहाँ पर रखे गए डाक टिकटों पर भारत की संस्कृति और जीवन शैली की झलक के साथ साथ भारतीय इतिहास भी देखने को मिल रहा है। डाक विभाग की ओर से आयोजित इस डाक टिकट प्रदर्शनी में भारत के महान स्वतंत्रता सेनानियों, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, महापुरुषों के साथ साथ पुरस्कार विजेता, प्राकृतिक संसाधनों, पर्यटन स्थलों, खेलकूद और यूनेस्को की ओर से जारी विश्व धरोहर स्थलों की तस्वीरें भी हैं। मैं यहाँ देखने आया हूँ, मेरे को बहुत नॉलेज मिली, इसमें से मेरे को बहुत कुछ जानने को मिला, बहुत मैंने सीखा और जाना है। 180 देश की सारी पोस्टल टिकट्स है और मैंने देखा तो मुझे बहुत ही अच्छा फील हुआ और कई सारी नॉलेज भी मिली मुझे। 1 महीने से अधिक समय तक कोच्चि में ट्रेनिंग लेने के बाद भारतीय महिला हॉकी टीम मुंबई पहुंच गई है, जहां वो एएफसी महिला एशियाई कप 2022 में भाग लेने वाली है। एएफसी महिला एशियाई कप 2022 की शुरुआत 20 जनवरी से मुंबई के डीवाई पाटिल स्टेडियम में होगी, जहां भारतीय टीम ईरान के खिलाफ अपने अभियान की शुरुआत करेगी। 20 जनवरी के बाद 23 जनवरी को भारतीय टीम का मुकाबला चीनी ताइपे से होगा। ग्रुप ए में मौजूद भारतीय टीम का मुकाबला चीनी पीआर से 26 जनवरी को होना है। आपको बता दें कि भारत 1980 के बाद उपमहाद्वीप के सबसे बड़े टूर्नामेंट की मेजबानी पहली बार कर रहा है। यहाँ भारत की नजरें 2023 फीफा विश्व कप में कोटा हासिल करने पर भी लगी हैं। साथ ही ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड में होने वाले विश्व कप में जगह बनाने के लिए भारत को टॉप 5 में पहुंचना होगा। खास बात यह है कि 23 सदस्यीय भारतीय टीम काफी युवा है, जिसमें 25 साल से कम आयु के 15 खिलाड़ी शामिल हैं। इस टीम में शामिल शेल्फी हेमम, प्रियंका देवी, सुमति कुमारी और मरियम मल बाल मुरुगन अंडर 19 टीम से आई हैं।
ओडिशा के गजपति में लोगों ने आग जलाकर जश्न मनाते हुए 4 दिवसीय भोगी उत्सव की शुरुआत कर दी है। आपको बता दें कि भोगी उत्सव 4 दिवसीय पोंगल त्योहार की शुरुआत का प्रतीक है। इस दौरान लोग जगह जगह अलाव जलाकर उसके चारों तरफ नाचते गाते हैं। इस मौके पर हर उम्र के लोग ढोल बजाते हैं और पूरे उत्साह से भोगी उत्सव मनाते हैं। भोगी पर्व की सबसे खास बात ये होती है कि लोग इस उत्सव के लिए जो अलाव जलाते हैं उसमें घर की बेकार हो चुकी पुरानी चीजों को भी जला देते हैं। इस परंपरा के जरिए ये संदेश देने की कोशिश की जाती है कि पुराने छोड़कर नए को अपनाने का प्रतीक है ये। पोंगल की पूर्व संध्या पर मनाए जाने वाला भोगी पर्व तमिल महीने में थाई की शुरुआत का भी प्रतीक है। तो कोविड के वजह से पिछले 2-3 साल हम घर में ही रहे, सारे सेफ्टी प्रोटोकॉल सब फॉलो किए थे। तो इस बार हमने सोचा थोड़ा प्रिकॉशंस के साथ मनाते हैं। सरहद पर देश की सुरक्षा में तैनात जवानों को जब भी जश्न का मौका मिलता है वो अपने अंदाज में उसे खास बना लेते हैं। लोहड़ी के मौके पर भी इन जवानों ने अपने गीतों और देशभक्ति के नारों से माहौल को खास बना दिया। जम्मू कश्मीर के पुंछ में तैनात बीएसएफ जवानों ने लोहड़ी का त्योहार बड़े ही धूमधाम से मनाया। बीएसएफ के जवानों ने यहां भारत माता की जय के नारे लगाए, साथ ही देशवासियों को लोहड़ी पर्व की बधाई भी दी। आगे आगे बैल और उस पर काबू पाने की कोशिश में जोशीले खिलाड़ी। ऐसा लग रहा है मानो होड़ लगी हो कौन किस पर भारी पड़ेगा, और बैल हैं कि किसी भी तरह इन लोगों को कुचलकर आगे निकल जाने की कोशिश में लगे हैं। ये तस्वीरें तमिलनाडु में पोंगल के दिन खेले जाने वाले जल्लीकट्टू की है। मदुरै से आई इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरह यहाँ के लोग अपने गौरव और संस्कृति के पर्व जल्लीकट्टू के लिए जान लड़ाए हुए हैं। इस बार कोरोना संक्रमण की वजह से जल्लीकट्टू के आयोजन के दौरान कई तरह के निर्देश दिए गए थे, जिसमें खेल के दौरान 150 दर्शकों के आने की ही अनुमति दी गई थी। साथ ही ये भी कहा गया था कि उनके बैठने की जगह पर सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखा जाए। वहीं ये भी कहा गया था कि जल्लीकट्टू में वही खिलाड़ी शामिल होंगे जिनके 48 घंटे के अंदर की RT-PCR टेस्ट नेगेटिव हो और जिन्होंने वैक्सीन के दोनों डोज ले रखे हों। बताया जा रहा है कि जल्लीकट्टू के दौरान इन सभी बातों का अच्छे से ख्याल रखा गया था। आपको बता दें कि तमिलनाडु में पोंगल के दिन जल्लीकट्टू का आयोजन हर साल होता है। इसमें बैलों के सींग पर सिक्कों की थैली को बांध दिया जाता है और फिर उनको भड़काकर भीड़ में छोड़ दिया जाता है ताकि लोग बैलों को पकड़कर सिक्कों की थैली ले सकें। जो व्यक्ति बैल पर काबू पा लेता है उसको इनाम दिया जाता है। मकर संक्रांति के एक दिन पहले से ही गुजरात के अहमदाबाद में पतंगों की डोर की वजह से घायल होने वाले परिंदों के पहुंचने का सिलसिला तेज हो गया है। आप देख सकते हैं अहमदाबाद के इस हाईटेक हॉस्पिटल में किस तरह डॉक्टर इन बेजुबान पक्षियों की जान बचाने की जद्दोजहद में लगे हैं। यहाँ के डॉक्टरों का कहना है कि उनकी अपील का इस बार भी कोई खास असर नहीं हुआ है। लोगों ने पतंगबाजी के लिए चाइनीज मांझे का इस्तेमाल करना बेहद कम तो कर दिया है, लेकिन कुछ लोग अभी भी ऐसे हैं जो चाइनीज मांझे का इस्तेमाल कर रहे हैं और यहाँ आने वाले परिंदों में उनकी संख्या ही ज्यादा है जो चाइनीज मांझे से जख्मी हुए हैं। पक्षियों के लिए बनाए गए इस खास अस्पताल के प्रशासन का कहना है कि उनकी कोशिश है कि हर बेजुबान की मदद की जाए, लेकिन कुछ ऐसे पक्षी भी यहाँ लाए गए थे जिन्हें वो बचा नहीं पाए। अब तक चीन दुनिया को केवल ये बता रहा था कि उसके देश में कोरोना वायरस पर जीरो कोविड पॉलिसी है, मतलब एक भी मरीज मिलने पर वहाँ सख्ती बरती जाती है ताकि बीमारी को हमेशा नियंत्रण में रखा जाए। लेकिन इस पॉलिसी का मतलब क्या है और वहाँ के लोग किस तरह की जाति का सामना कर रहे हैं, उसकी तस्वीरें सोशल मीडिया पर आनी शुरू हो गई हैं। ऐसी ही कुछ तस्वीरों में वहाँ 100 एकड़ से भी बड़ी जगह में आइसोलेशन कैंप की खबर सामने आई है। यहाँ आइसोलेशन कैंप के नाम पर कुछ डिब्बे बनाए गए हैं और इन्हीं डिब्बों के वीडियो अब इंटरनेट पर सनसनी बन रहे हैं। इन डिब्बों में लोगों को कैदी बनाकर रखा जाता है
दावा किया गया है कि मेटल के इन डिब्बों में गर्भवती महिलाएं और बच्चों तक को भर दिया जाता है और अगर किसी ने बाहर निकलने की कोशिश की तो उसे सेना और पुलिस की सख्ती का सामना करना पड़ता है। लोगों को जबरन इन डिब्बों में किसी युद्ध बंदी की तरह रखने को चीन ने जीरो कोविड पॉलिसी का नाम दिया है। चीन के अलग अलग शहरों से सैकड़ों बसों का काफिला नए कोरोना कैदियों को लेकर इस कैंप तक पहुंचता है। कुछ लोगों के तो सामान लेकर शहर से भागने की कोशिश करने के वीडियो भी इंटरनेट पर डाले गए हैं। जिन शहरों में लॉकडाउन लगा है वहां सख्ती की वजह से लोग बेहद घबराए हुए हैं। एक आदमी तो अपनी कार को जरूरी सामान से बुरी तरह से भरकर ले जाता दिखा। अंदर से गाड़ी भरी थी तो डिक्की भी भर ली और जब डिक्की ने भी जवाब दे दिया तो गाड़ी की छत पर डिब्बे बांध लिए। दावा किया जा रहा है कि ये वीडियो चीन के लोगों ने ही इंटरनेट पर डाले हैं। ब्राजील में भारी बारिश के बाद आई बाढ़ और जमीन खिसकने की घटनाओं की वजह से 24 लोगों की मौत हो गई। बताया गया है कि वहां के मीनस जेराइस राज्य में पिछले 10 दिनों में 400 मिलीमीटर से ज्यादा बारिश हुई है, जिससे कई नदियों का जल स्तर बढ़ा और वहां बाढ़ आ गई। इस बाढ़ ने वहां ऐसी तबाही मचाई कि सब कुछ डूबा हुआ दिखाई दिया। वहां आसमान से ली गई एक तस्वीर में बाढ़ की वजह से कई शहर टापू में बदले नजर आए। जहां तक नजर गई वहां सिर्फ मटमैले पानी का कब्जा दिखा। लोगों के घर पानी में डूबते नजर आए। सड़कों का तो नामो निशान तक नहीं दिखा। तस्वीरों को देखकर ऐसा लगा मानो समंदर के बीच शहर बसाया गया हो। बताया गया है कि वहां बाढ़ की वजह से करीब 17,000 लोग बेघर हो गए हैं। वहां से सामने आई कुछ और तस्वीरों में भी बाढ़ का रौद्र रूप दिखा। वहां एक पुल पूरी तरह बाढ़ के पानी में समाया नजर आया, जबकि कई दुकानें बाढ़ की चपेट में आने से बर्बाद हो गईं। राहत और बचाव के लिए वहां कई टीमें भी उतारी गई हैं, जिन्होंने मुश्किल हालात में फंसे लोगों तक मदद पहुंचाने का काम किया। बताया गया है कि बाढ़ के बाद कई जगह जमीन खिसकने से भी लोगों को भारी नुकसान पहुंचा है। चलिए इसी के साथ इस बुलेटिन फिलहाल इतना ही। नमस्कार।